हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीसी एकेडमी अबोर। मैं हूं वरुण तनेजा। आज हम करेंगे जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलेवेंट रहेंगे यूपीएससी के लिए, पीपीएससी के लिए एंड अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी हम जीएस के क्वेश्चन कवर करेंगे वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वो टॉपिक को कवर किया जाएगा रेदर देन कि वो क्वेश्चंस को। जैसे हम रोल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम प्रॉपर पूरा रोल टेक्स्ट पढ़ेंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को भी इंक्लूड करेंगे, जो भी उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे सभी को कवर किया जाएगा। सो वॉच अवर लेक्चर्स टिल द एंड। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। So which one of the following aroused a wave of popular indignation that led to the massacres by the British at the जलियांवाला बाग? इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है वो क्यों हुआ था, क्या कारण था। सो हम ऑप्शन स्टडी करते हैं। पहला ऑप्शन बनता है द आर्म्स एक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ आर्म्स एक्ट जो पास हुआ था 1878 में पास हुआ था लॉर्ड ल्यूटन के द्वारा। ठीक है, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है वो पास हुआ था 1820s के राउंड। सो ये तो नहीं हो सकता। जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट है वो तो 1919 को हुआ था। जो रॉलेट एक्ट है वो पास हुआ था 1919 को। सो हमारा आंसर यही रहेगा। सो हम डी पढ़ते हैं द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये कब पास हुआ था? 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग लॉ भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड लिटिन ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, बाद में लॉर्ड रिपन ने इसको अबॉलिश कर दिया था 1882 में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको चाहता हूँ जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं आप एक कॉपी पेन आप अपने पास रखिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो पेन डाउन करिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन ऑन 30th April 1919. People had gathered in Jallianwala Bagh to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Saifuddin Kichle during the Anti-Revolt Act. मैं आपको बताना चाहता हूँ जब रोल्ट एक्ट पास किया गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ रोल्ट एक्ट था क्या। रोल्ट एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ रोल्ट एक्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, शक के आधार पे किसी को भी 2 साल की जेल की जा सकती थी विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी प्रूफ। यही था रोल्ट एक्ट। इसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया गया था जलियांवाला बाग में। जैसे कि 2 लीडर अमृतसर में उठा लिए गए थे जिनको अरेस्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन अंडर द रिवोल्ट एक्ट। उनके नाम क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके नाम थे डॉक्टर सत्यापाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचले। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था? 1878। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1920s। रोल्ट एक्ट 1919। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग लॉ भी कहा जाता है। ये किसने पास किया था? लॉर्ड लिटिन ने। इसको अबॉलिश किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट फ्रॉम वेयर। किस जगह से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी द्वारा? सो ये क्वेश्चन है। दांडी मार्च नहीं पूछा इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे पूछा गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया गया था? 1930 में। सो पहला ऑप्शन है सेवाग्राम, नेक्स्ट है दांडी, फिर है साबरमती, देन वर्धा। मैं आपको बताना चाहता हूँ सॉल्व करने का तरीका कैसे हो सकता है। जैसे सेवाग्राम और वर्धा तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। सो ऑप्शन बचते हैं 2, दांडी या साबरमती। अगर पूछा जाता कि दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आंसर आ जाता साबरमती। अब पूछा गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंट का मतलब ही ये होता है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट का जो लॉ है वो ब्रेक किया गया है। तो जो गवर्नमेंट का लॉ है वो दांडी में ब्रेक किया गया इंस्टेड ऑफ साबरमती। सो आंसर रहेगा दांडी। सो जैसे कि हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी दांडी मार्च वाज ए सिग्निफिकेंट इन द टर्म ऑफ ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ एंड द बिगिनिंग ऑफ द साल्ट मूवमेंट इन 1930। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो दांडी मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था साबरमती टू दांडी। सो ये 24 दिन की यात्रा थी। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था। तब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दांडी में जाकर जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज रियो +20 कॉन्फ्रेंस? बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो पीपीएससी है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके रिलेटेड है रियो +20? सो हम ऑप्शंस देखते हैं। इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है भाई। इट इज़ द मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। It is the conference of the Intergovernmental Panel on the Climate Change. It is the conference on the member country of the Convention of Biological Diversity. So ये जो ऑप्शंस है बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही मिलते जुलते हैं। जब ऑप्शंस बहुत ही अलग अलग होंगे तो आपको आंसर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो रियो 20 कॉन्फ्रेंस है वो रिलेटेड है
इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। को बताना चाहता हूँ Rio+20 कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में है क्या। ये समिट हुआ था अर्थ समिट 1992 में, उसको 20 साल पूरे हो गए थे 2012 में। सो तब मनाया ऑब्जर्व किया गया था Rio+20 कॉन्फ्रेंस। जो हमारा अर्थ समिट था वो ऑन द बेसिस, उसका जो मोटिव क्या था या कह सकते हैं उसका थीम क्या था, उसका थीम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आपको ध्यान में रखना है Rio+2 कॉन्फ्रेंस था जो अर्थ समिट के 20 साल पूरे होने को कहा जाता है Rio+20 कॉन्फ्रेंस। सो ये रिलेटेड किसके है? सो ये रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड है। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो हमारा आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन। सो जैसे कि ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रेटर निकोबार, लिटिल अंडमान, मिडल अंडमान, नर्दर्न अंडमान। मैं आपको बताना चाहता हूँ सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की, ये लाई करती है नर्दर्न अंडमान में। मैं आपको कुछ और बातें हैं जो अंडमान एंड निकोबार के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहली बात तो ये है कि अंडमान और निकोबार सेपरेट होते हैं 10 डिग्री चैनल द्वारा। और सेकंड बात ये है कि जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। और तीसरी बात ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 2018 में 19 में क्वेश्चन भी पूछा है कि जो बैरन वोल्केनो है वह कहाँ पर है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये अंडमान निकोबार में लाई करता है। बैरन आइलैंड वहाँ पे है एक्टिव वोल्केनो। सो ओनली इंडियाज एक्टिव वोल्केनो वो कहाँ लाई करता है? बैरन आइलैंड, जो कि है अंडमान एंड निकोबार में। सो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार, नर्दर्न अंडमान, 10 डिग्री चैनल। सो ये थे की पॉइंट्स। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द रिवर मोस्ट मैंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। सो कौन सा रिवर ऐसा है जो जिसको सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया है हमारी वैदिक लिटरेचर में, अर्ली वैदिक लिटरेचर में। सो ऑप्शंस दिए हुए हैं सिंधु, सरस्वती, सतुदरी, गंगा। जैसे वैदिक नाम आ गया तो हम सोचते हैं कि उसका आंसर गंगा आना चाहिए या सरस्वती, क्योंकि अभी मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर है गंगा और सरस्वती, और इनको सबसे ज़्यादा वर्शिप किया जाता है। तो बट ऐसा नहीं था। उस टाइम जो हमारी सिविलाइजेशन थी ज़्यादा से ज़्यादा वो सिंधु नदी के किनारे थी। तो सबसे ज़्यादा जिसको मेंशन किया गया अर्ली ऋग वैदिक काल में, तो उसको मेंशन किया गया सिंधु या कह सकते हैं इंडस रिवर को। आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। जो सतुदरी रिवर है उसको सतलुज भी कहा जाता है, जो रावी रिवर है उसको अस्कनी कहा जाता है, जो ब्यास रिवर है उसको विपास कहा जाता है। जो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो गंगा रिवर है उसका जिक्र जरूर आया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा रिवर का जिक्र आया है या नहीं। तो गंगा रिवर का जिक्र वैदिक काल में आया है, बट 1-2 बार आया। यमुना का भी 3 बार आया है। सरस्वती और सिंधु रिवर का सबसे ज़्यादा आया है। सबसे ज़्यादा किसका है? सिंधु, फिर सरस्वती, फिर गंगा का आया है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग द एंटी डिफेक्शन एक्ट। कौन सा शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करता है एंटी डिफेक्शन एक्ट से? मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 465 आर्टिकल हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 465 आर्टिकल्स हैं। जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किस शेड्यूल में आता है? तो उसका आंसर आ जाएगा ये 10th शेड्यूल में आता है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जो आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा सेकंड शेड्यूल है वो डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू द एमोलमेंट अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर, चेयरमैन, जजेस एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, कैग। जो हमारा 5th शेड्यूल है वो डील करता है हमारे प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। जो हमारे शेड्यूल एरियाज हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, उससे कौन डील करता है? 5th शेड्यूल्स। जो हमारा 8th शेड्यूल्स है वो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनसे डील करता है। जो हमारा 10th शेड्यूल है वो डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ कब स्टार्ट किया गया था? 52nd अमेंडमेंट 1985 को स्टार्ट किया गया था एंटी डिफेक्शन एक्ट। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब अपनी एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को? सो ऑप्शंस हैं ऑन इट्स ऑन इनिशिएटिव, ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस, ओनली इफ द मैटर रिलेट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ओनली इफ द इशू पोजेस ए थ्रेट टू द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सो हमारा ऑप्शन रहेगा इफ ही सीक सच एडवाइस।
अगर कोई ना कोई अगर एडवाइस चाहता है प्रेसिडेंट, तभी ही सुप्रीम कोर्ट का जज एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को। आपको बताना चाहता हूँ जो भी एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है, जिसका आर्टिकल है 143 आर्टिकल के अंडर आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस। सो हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर इट्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ओनली इफ ही सीक सच एडवाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्रेसिडेंट चाहेगा तभी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट का जज दे सकता है, अदरवाइज एडवाइस नहीं दी जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट की जज की एडवाइस होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बाइंडिंग नहीं होगी। कौन सा आर्टिकल है? 143 आर्टिकल है, जिसको बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। सो सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टर्म आर्यन डिनोट्स एन एथनिक ग्रुप, ए स्पीच ग्रुप, इन नोमैडिक पीपल, ए सुपीरियर रेस। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आर्यन थे ना कोई एथनिक ग्रुप था, ना नोमैडिक पीपल थे, ना कोई रेस थी। ये एक स्पीच था, एक लैंग्वेज का ग्रुप था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्यंस कौन थे? एक लैंग्वेज का ग्रुप था। आर्यन कब आए थे? अराउंड 1700 BC के अराउंड आए थे आर्यंस। सो ये फर्स्ट फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आकर सेटल हुए थे। डिफरेंट थ्योरीज हैं, कुछ कहते हैं इंडियंस ही थे आर्यंस, कुछ कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ बोलते हैं आर्कटिक से आए थे। डिफरेंट थ्योरीज हैं भी आर्यंस कहाँ से आए थे, बट ये आए थे 1700 BC के अराउंड, जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी। सो ये था आर्यंस के बारे में। आर्यंस एक लैंग्वेज का ग्रुप है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई रेस नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई नोमैडिक पीपल नहीं है, कोई रेस नहीं है। सो अब आगे पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो सिर्फ एक ही स्टेट में पाई जाती है? जैसे ऑप्शंस हैं अरावली, अजंता, सतपुरा, सह्याद्री। सिर्फ अजंता ही ऐसी रेंज है जो सिर्फ महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही स्टेट में पाई जाती है। जो बाकी रेंजेस हैं वो किसी ना किसी, जैसे कि 2 स्टेट में, 3 स्टेट में पाई जाती है, जब फैली हुई कह सकते हैं। पहली है जैसे कि अरावली, वो है गुजरात और राजस्थान में। सेकंड है सतपुरा रेंज, वो है महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। थर्ड है सह्याद्री रेंजेस, वो है कर्नाटका और महाराष्ट्र में। सह्याद्री को वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। सो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिर्फ एक अजंता रेंज है, सिर्फ महाराष्ट्र में है, बाकी सारी रेंजेस 2-3 स्टेट्स में फैली हुई हैं। सिर्फ अजंता रेंज है वो एक ही स्टेट में फैली हुई है, जिसका नाम है महाराष्ट्र। सो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अरावलीज हैं गुजरात राजस्थान में, सतपुरा है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, और सह्याद्रीज हैं कर्नाटका महाराष्ट्र में। सो आपको रिपीट करना है, तभी आपको याद होंगी चीज़ें। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली रिलीजियस मिनोरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक मिनोरिटीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया के संविधान में सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़ का ही जिक्र किया गया है। और वो कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 30 वो डील करता है फंडामेंटल राइट से। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 30 किससे डील करता है? वो फंडामेंटल राइट से डील करता है, आर्टिकल नंबर 30। सो हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 30 स्टेट्स दैट ऑल मिनोरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer education institution of their choice। जैसे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर ने 30 ने 2 ही मिनोरिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया है, वो है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस मिनोरिटीज़। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जा सकता है एयर के अंदर? ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। सो इसका आंसर आ जाएगा हाइग्रोमीटर। जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट ओवर ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। जो हमारा ईयोडोमीटर है, ईयोडोमीटर इज ए लेबोरेटरी डिवाइस दैट मेजर द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस मिक्सचर फॉलोइंग इन ए फिजिकल और ए केमिकल चेंजेस। आपको बताना चाहता हूँ जो इल्यूडोमीटर है उससे मेज़र किया जाता है कि जो गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। जो हाइड्रोमीटर है वो आपको सभी को पता ही होगा। सो नाउ वी आर एंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो अपने रिव्यूज़ दीजिए और हमें बताइए कि क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। अपनी प्रॉपर फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट रहेगी। हम इस सीरीज़ को प्रॉपर कंटिन्यू करने वाले हैं बहुत लंबे टाइम तक। सो हमारे साथ बने रहिए, CBC एकेडमी के साथ बने रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाए जाएं, उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर टॉपिक है
आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग प्रॉपर होलिस्टिकली नॉलेज प्रोवाइड की जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू। सो थैंक